देते हैं। ये जो क्लास 12 का 2023 बैच का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 पहले था स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, वो बदल के अब हो गया है चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। तो चैप्टर 2 जो रियल में था वो चैप्टर 5 हो गया है, लेकिन चैप्टर 2 मैंने देखा है सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं है, तो उसको मैं बनाऊंगा नहीं, उसका मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगा। तो आपको जो है बहुत अच्छा से मैंने समझाया हुआ है पहले से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को, तो वो चैप्टर जो है आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आज एक खुशी की बात यह है क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं बीमार भी चल रहा था और थोड़ा सा दुख दुख का माहौल था, लेकिन आज एक खुशी का माहौल है कि हमारे प्रिय छात्र एक साहिर सिन्हा आए हुए हैं। ये साहिर सिन्हा वही हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि सर फिजिकल का वीडियो बनाइए। ये और ऋषभ दो लड़के हैं, तो ऋषभ तो अभी जब आएंगे तो कभी मैं आप लोग से वीडियो के सामने जो है कैमरे सामने बुलाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज साहिर इधर आइए। तो ये हैं साहिर सिन्हा और अभी ये तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, और हम मेरा विश्वास है कि जरूर वहाँ भी सफल होंगे। और ये आज आए हुए थे तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आज एक वीडियो में आप भी सामने बच्चों को चेहरा दिखाइए। ये आप जो भी बच्चे देख रहे हैं सीनियर 2018 बैच पास आउट है, 12th यहाँ से DAV से, ये भी सॉन्ग से। तो साहिर धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो अब हम लोग जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स में असल में मुझे लगता है, शायद गेट क्लोज कर दिया, आवाज बाहर की आएगी। चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स में पहले जो था चिल्ड्रंस का डिफरेंट गाइडलाइंस ऑफ एक्सरसाइज था, अलग अलग एज ग्रुप का, वो हटा दिया है। तो थोड़ा सा उसको याद करने में तकलीफ भी रहती थी बच्चों को। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी ये चिल्ड्रन को भी हो सकता है, वीमेन को भी हो सकता है। वहां से हम स्टार्ट करते हैं। नॉक नीज, जहां घुटना सटता है। अब देखिए ये आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर तो आप क्या कीजिएगा, मैं हट गया, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप जो मैं समझा रहा हूं उसका बेसिक देख पाइएगा कि बेसिक क्या है। नॉक नीज में देखिए आपको छोटा सा बनाना है, पैर ऐसे बनाइए, हल्का टेढ़ा करके बीच में हल्का सटा दीजिए, ताकि आपका जो भी चेक करने वाला है ना उसको एक नजर में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए जो भी आप 12 में बोर्ड में लिखेंगे उसमें ऐसा आपको लिखना है कि आपका नॉलेज अगले वाले को चेक करके पता चल जाए कि हाँ इसका कंसेप्ट क्लियर है, तो उसी पे नंबर मिलता है। तो आप जैसे ही पैर ऐसा बनाएंगे होगा कि इसको मालूम है कि नॉक नीज क्या है। अब देखिए नॉक नीज का कॉज पूछेगा और नॉक नीज का रिमेडीज पूछेगा, ताकि कॉज पे भी काम कर सके, और कॉज अगर जो है पहले से काम करते हैं तो वो होगा नहीं, और अगर हो चुका है तो फिर आपका रिमेडीज क्या है। तो हर चीज को जितने डिफॉर्मिटी पढ़ना है आपको, तो लाइन से सिलेबस में जो है वही बता रहा हूं। तो सबसे पहले नॉक नीज सिलेबस में लिखा हुआ। तो नॉक नीज का बेसिक कारण है कैल्शियम फॉस्फोरस कमी से भी हो जाता है। जेनेटिक शुरू से जो है कोई डिफॉर्मिटी आ गई पैर में उससे भी हो जाता है। कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर, हमेशा हैवी लोड शोल्डर पर रखने पर भी नॉक नीज हो सकता है। वीकनिंग ऑफ मसल्स नियर नी का वीकनिंग ऑफ मसल्स जो है, नी के अराउंड का वीकनिंग ऑफ मसल्स से भी हो सकता है। रॉन्ग स्टाइल ऑफ वॉकिंग, गलत स्टाइल वॉकिंग से भी हो सकता है। ये आपके कॉजेज हो गए, ठीक है। अब आप सोचिएगा यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये मैंने बेसिक लिखा है, बाकी आपको ऐसा करना है कि ये वीडियो को एक बार सुनना है, डाउनलोड कर लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, ताकि आपका 2 बार में कंफर्म हो जाएगा। तो 2-3 कॉज भी लिखिएगा, 2 कॉज भी लिख दीजिएगा कि कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर फॉर लॉन्ग टाइम भी लिख दीजिएगा, हेड और शोल्डर और लॉन्ग टाइम ये भी लिख दीजिएगा, या फिर आप ये भी लिख दीजिएगा कि जेनेटिक एंड हेरिडिटी। तो 2-3 कोई भी कॉज लिख दीजिएगा आपका। तो रॉन्ग स्टाइल ऑफ वॉकिंग वो भी आप लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। अब इसका रिमेडीज क्या है, तो नॉक नीज का रिमेडीज ऐसे जनरली हॉर्स राइडिंग है, क्योंकि बैठते हैं यहाँ पर घुटना ऐसे रहता है, तो हॉर्स राइडिंग है। लेकिन हॉर्स राइडिंग हर किसी लिए संभव नहीं है, तो इंक्लाइंड सरफेस पे वॉक करना, जो ऐसे सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस वॉकिंग, ताकि वो दूर बने, नी पे साइड प्रेशर पड़े। तो आप उसके अलावा आसन में पद्म आसन, जो कि सबसे आसान है। मान लीजिए इंक्लाइंड सरफेस भी नहीं मिला, घोड़ा भी नहीं मिला, तो पद्म आसन, जहां पे पैर ऐसे दूर होता है, वो पद्म आसन। गोमुखासन में एक घुटना, पहले वज्रासन में बैठे फिर एक पैर इधर ले गए, तो नी में साइड प्रेशर पड़ा, इन साइड से प्रेशर पड़ा तो दूरी बढ़ेगी। तो गोमुखासन, पद्मासन, ये 2 आसन भी लिख दीजिएगा तो भी काफी है। गोमुखासन, पद्मासन, हॉर्स राइडिंग, और फिर जो है इंक्लाइंड सरफेस वॉकिंग। कीपिंग पिलो बिटवीन 2 लेग्स व्हाइल स्लीपिंग, सोते समय एक दोनों घुटना के बीच में एक तकिया डालिए ताकि दोनों घुटना थोड़ा दूर रहे। ये सारा कुछ है इसमें। अब नॉक नीज का जस्ट उल्टा है बोलेक्स।
नॉक नीज में घुटना सट रहा था, बोलेक्स में ज्यादा दूर हो जाएगा। जैसे कंफर्टेबली आप खड़े रहेंगे तो आपके दोनों घुटने के बीच इतना सा गैप होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 इंच, 2 इंच, 1 इंच मिनिमम। उससे ज्यादा सट रहा है यानी नॉक नीज शुरू हो गया। जब सीधा इरेक्ट खड़े हैं दोनों पैर सटा के तो आपका गैप होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर कैसा होना चाहिए साहिर, आप एक बार दिखा भी सकते हैं इधर नीचे कैमरा में, कैमरा नीचे कर दीजिए तो दिखाई भी दे देगा। आप यहाँ से नहीं दिखाई देगा, आप कैमरा को नीचे कर लीजिए, सामने झुका दीजिए ना, ऐसे ऐसे झुका दीजिए तो आप दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। तो ये गैप होना चाहिए, जैसे आप खड़े हुए तो ये गैप होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो नॉक नीच थोड़ा सा इधर देखिए, मैं बता देता हूँ। ऐसे सारा डिफॉर्मिटी का यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है वो जरूर बना लीजिएगा। बोलेक्स में यहाँ दूर करके सेंटर में दिखा दीजिएगा कि दूरी बढ़ गई है। तो नॉक नीज, बोलेक्स। बोलेक्स भी सेम कैल्शियम फास्फोरस की कमी से बोलेक्स होता है, जेनेटिक होता है। कैरिंग हैवी लोड ऑन हेड एंड शोल्डर फॉर लॉन्ग टाइम से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉक नीज जैसा जो है वो नहीं है, यह अधिकतर जेनेटिक हेरिडिटी होता है। देखिएगा बहुत पैर ऐसे गैप, उसको हिंदी में धनुषाकार टांगे कहा जाता है। धनुषाकार टांगे, धनुष के आकार में से मुड़ गया तो धनुषाकार टांगे, बोलेक्स। इसको रिकेट्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बोलेक्स का दूसरा नाम क्या है, तो रिकेट्स। इसका कॉज हो गया। इसके रिमेडीज क्या है, तो एक होता है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में एक पैर सीधा, दूसरा पैर इसके पीछे जाके ऐसे मुड़ जाता है, तो क्या होता है घुटना दोनों ऐसे दबाव आता है घुटना में। तो गरुड़ आसन इसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है बोलेक्स रिकेट के लिए। और मसाजिंग, प्रॉपर मसाजिंग एंड टेकिंग कैल्शियम फॉस्फोरस प्रॉपरली इन योर डाइट, यही 2-3, इसमें बहुत ज्यादा रिमेडीज नहीं है। गरुड़ासन मेन है इसका, ठीक है। अब फ्लैट फुट, देखिए फुट कैसा होता है, जैसे आप पानी में भिंगाकर पैर कहीं भी रखेंगे तो आपका दाग ऐसे दबना चाहिए थोड़ा। अगर नहीं दब के चौड़ा आ रहा है, सीधा आ रहा है, 2 चित्र बना दिए। फ्लैट कैसा होता है, सीधा आ रहा है, यानी ये फ्लैट फुट है। अब फ्लैट फुट अधिकतर क्यों होता है, तो अगर बचपन में ही अगर उसको ज्यादा चला दिया जाएगा बच्चे को, छोटे बच्चे को, इम्प्रॉपर शूज जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं उसमें देखिएगा ऐसे बना रहता है कि वहां दबाव आए। अब बोलिए सर इसके क्या मतलब, डिफॉर्मिटी से क्या खराबी है, तो जब भी हम चलते हैं ना तो ये पैर देखिए ऐसे है, फिर चलते तो खींचता है सिकुड़ता है, खींचता है सिकुड़ता है, खींचता है सिकुड़ता है। अब ये सिकुड़ने के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि वो फ्लैट फुट हो गया, वो पूरा पैरेलल हो गया मसल। तो अब आप सिकुड़ने के लिए जगह नहीं तो जल्दी थकान हो जाएगा उसमें। इसलिए जितने डिफॉर्मिटी सब आर्मी में छाट दिए जाते हैं सब डिफॉर्मिटी को, कि आर्मी मैन फिट चाहिए, तो नॉक नीचे रहेगा तो भी छट जाएगा, बोलेक्स से रिकेट से तो भी छट जाएगा, फ्लैट फुट भी छट जाता है वहां। तो फ्लैट फुट जो है वो है जब फुट का जो पाम है, नीचे का सरफेस है, वो पूरा प्लेन हो जाए, तो वो मसल्स अगर भर जाए वहां तो उसको फ्लैट फुट कहते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या है, तो ओबेसिटी इसका कॉज है, इम्प्रॉपर शूज इसका कॉज है, रॉन्ग स्टाइल ऑफ वॉकिंग इसका कॉज है। हमेशा धप धप करके अगर चल रहे हैं तो ये जो है गलत है। आपको थोड़ा सा टो पे चलना चाहिए, हमेशा हल्का टो पे, जैसे आगे बढ़े तो हल्का टो पे भी भार देते हुए बढ़िएगा। इसलिए स्पोर्ट्स में समझाया जाता है टो वॉकिंग, थोड़ा सा टो पे भी प्रेशर दीजिए। टो और हिल पर अगर करेंगे, इसका रेमेडीज में यही है भी, टो एंड हिल वॉकिंग, जंपिंग, जंपिंग जो है हमेशा स्किपिंग, जंपिंग एक्सरसाइजेस, ये सारा कुछ फ्लैट फुट के रिमेडीज में है। राउंड शोल्डर, अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं आपसे बात कर रहा हूं और कोई ऐसे खड़ा रहता है और चलता भी तो ऐसे, ये हुआ राउंड शोल्डर। जब शोल्डर आगे की ओर मुड़ जाए दैट इज राउंड शोल्डर। अब ये आगे मुड़ गया तो आसन कौन सा करना है जिसमें पीछे बढ़े, तो पेट के बल लेट के पैर को पकड़ के पीछे से उठे, यानी धनुरासन। ऐसे करके पीछे की ओर गए तो चक्र आसन। और बार या बिन पे लटक के कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अब देखिए यहां पर राउंड शोल्डर ये सब में आ जाता है। 3 चीजें हैं जिसको स्पाइनल कर्वेचर कहा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, विच आर स्पाइनल कर्वेचर। तो ये 3 याद रखें, कीफोसिस, लोडोसिस, स्क्लेरोसिस। कीफोसिस, लोडोसिस, स्क्लेरोसिस, ये तीनों आपका स्पाइनल कर्वेचर है, यानी स्पाइन या तो आगे से झुका या नीचे से धंसा या साइड मुड़ गया। कैसे, तो लोडोसिस, लोडोसिस कर्वेचर इन लोअर बैक। लोअर बैक जो है यहां का आपका, ये अगर आगे दब गया है तो ये हो गया लोडोसिस। ये अधिकतर पेट पर बेली फैट ज्यादा जमा होने कारण होता है, क्योंकि बेली फैट जैसे ही ज्यादा हो जाएगा आपका बॉडी को बैलेंस करने के लिए हिप थोड़ा पीछे निकल जाएगा, नहीं तो आप गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 20 से पार होना चाहिए। तो इसलिए वो पेट आगे
ये पीछे, तो पैर ऐसे दब जाता, कर्व हो जाता है। देखिए उसका छोटा सा चित्र बना दिए यहाँ कि नीचे साइड दिखा दिया, थोड़ा मुड़ा हुआ। अगर ये आप दिखा दिए तो समझ जाएंगे। इसको हंच बैग भी कहते हैं, HUNCH, हंच बैग। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको लॉर्डोसिस को हंच बैग भी कहा जाता है। कर्वेचर लोअर बैक, इसका कारण क्या क्या है? तो ओबेसिटी पहला मेजर कॉज है। सेकंड, रॉन्ग स्टाइल ऑफ सिटिंग, हमेशा ऐसे करके बैठे हैं और पेट आगे निकाल के हमेशा, तो जोर पड़ रहा है पीछे। तो लॉन्ग टर्म में ये सब जो है आपका लॉर्डोसिस का कॉज बनता है। इसका रेमेडीज क्या है? रेमेडीज ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि जिसको हो गया है उसका रेमेडीज क्या होना चाहिए। तो सिटअप्स जानते होंगे, पीछे पकड़ के यहाँ छोड़ के भी उठना, इस तरह बॉडी के ऊपर। तो सिटअप्स ज्यादा ओबीस जो है वो कर नहीं पाएंगे, तो हाफ सिटअप्स भी होता है, हल्का उठे बैठे जोर लगाए। पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिम यानी बैक, पूरब आगे, पश्चिम पीछे होता है। पश्चिम का उत्तान, तो पैर सीधा करके बैठ गए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर गए, तो दैट इज पश्चिमोत्तान आसन। वो उसी का भाई है पाद हस्तासन। अगर खड़े खड़े हम सांस लंबा ऊपर गए और झुके और नीचे पैर छुए, तो दैट इज पाद हस्तासन। तो पश्चिमोत्तान आसन, पाद हस्तासन दोनों पीछे है, याद रखिएगा। और बीम हैंगिंग, देखिए बीम हैंगिंग तो तीनों में डाल दीजिएगा। स्पाइनल कर्वेचर चाहे स्कोलियोसिस हो, चाहे लॉर्डोसिस हो, चाहे वो किफोसिस हो, तीनों में आपको, क्योंकि बीम हैंगिंग जब सीधा लटकेंगे तो रीढ़ की हड्डी में पूरा प्रेशर सीधा पड़ता है। तो चाहे वो इधर मुड़ा हो, चाहे नीचे से मुड़ा हो, चाहे ऊपर से मुड़ा हो, कहीं से मुड़ा हो, उसको सीधा होने के लिए आपको मदद मिलता है। तो ये हो गया लॉर्डोसिस। अब हो गया किफोसिस कर्वेचर इन अपर बैक। अब इसको की से याद रखिए, की यानी चाबी का अर्थ आगे मुड़ा रहता है ताकि ताला के अंदर घुसा खोल सके। तो ऊपर की रीढ़ की हड्डी को आगे का भाग मानिएगा, कोई भी मानेगा, नीचे है तो आगे का भाग अगर मुड़ गया हल्का, दैट इज किफोसिस। जैसे अमिताभ बच्चन की पुराने पिक्चर आप देखिएगा, जब वो थोड़ा दुबले थे तो ज्यादा पता चलता था, उनको किफोसिस था, वो हल्का ऐसे थे, हल्का ऐसे। ठीक है, डॉन का इंतजार तो ये जो है 11 मुल्क की पुलिस याद कर रही होगी, लेकिन जो है उसमें देखिएगा थोड़ा सा ऐसे है बॉडी, पुराने सारे पिक्चर्स में, तो वो किफोसिस हो गया। कर्वेचर अपर बैक, इसका कारण क्या है? इसका कारण इम्प्रॉपर स्टाइल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अब जैसे आप कुछ रीड कर रहे हैं और ऐसे करके कर रहे हैं, ऐसे, तो आपका यहाँ पर जो नीचे आपका इस वर्टेब्रल कॉलम का जो अपर भाग है उस पर हमेशा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो झुकने लगेगा। लिख भी रहे तो ऐसे लिख रहे हैं, ये नहीं, थोड़ा सीधा रखिए, थोड़ा दूर रखिए और आराम से लिखिए और पढ़िए। तो ये इसका रियल स्टाइल है। तो ये हो गया किफोसिस का और कारण क्या है? इम्प्रॉपर ड्रेसिंग। कोई कॉलर अगर आपका रफ है, हमेशा रफ कॉलर है, तो हमेशा आप ऐसे कीजिएगा, हमेशा ऐसे करते रहिएगा, क्योंकि वो गड़ते रहेगा। कोई किसी भी कॉलर में ना कोई ऐसा स्टिकर लगाया था जिसके अंदर पीछे गड़ते रहता है, तो वो सब इसके कारण पे है। तो ये आप इसको किफोसिस को आप दूर कैसे करेंगे अगर हो गया तो किफोसिस को दूर करने के लिए धनुरासन, जो कि वह इसमें कर रहे थे लॉर्डोसिस में, और उसके बाद भुजंग आसन। ठीक है, सॉरी, हाँ, धनुरासन, भुजंग आसन में क्या होता है? आप ऐसे जाते हैं और गर्दन को ऊपर के उठाते हैं, तो ऊपर उठाते तो पीछे का भाग ऊपर के उठता है, तो ये धनुरासन, भुजंग आसन। भुजंग यानी सांप जैसे उठता है ना, वो फन उठाता है, तो फन सी नीचे से ऊपर उठाता है, तो नीचे से ऊपर उठना है, भुजंग आसन। धनुरासन, भुजंग आसन, ये किफोसिस का है। और बीम हैंगिंग एक्सरसाइज तो डालना ही डालना है, मैंने कहा है तीनों में। स्कोलियोसिस, ये होता है साइडवर्ड टिल्ट। इसमें रीढ़ की हड्डी या तो हल्का इधर या तो हल्का उधर, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड हल्का टिल्ट कर जाती है। आप देखिएगा बहुत सारे पिक्चर्स में जो है अनिल कपूर, उनका स्टाइल ये रहता है हल्का, वेलकम, हाँ, मजनू भाई। तो ये जो है ये हल्का जो टेढ़ा हो गया, क्यों हो गया है? रीढ़ की हड्डी हल्की टिल्ट होने का कारण। जिसका भी आपको देखिए एक कंधा से दूसरा कंधा थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, या तो इधर झुका या तो इधर झुका हुआ, तो वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में एस ऐसे लिखते हैं, तो एस जैसा ही हल्का सा टिल्ट हो गया साइड, तो स्कोलियोसिस यहां बना दिए हैं। हल्का सीधा सा एस, वैसे टेढ़ा एस मत करिए, इतना किसी का नहीं मुड़ता है, हल्का सा एस ऐसा, तो ये स्कोलियोसिस यानी साइडवर्ड टिल्ट, TILT टिल्ट, साइडवर्ड टिल्ट। अब इसमें लाइंग विथ पिलो, स्कोलियोसिस में पिलो किधर लगाना है? तो आपका अगर रीढ़ की हड्डी इधर मुड़ी हुई है तो अपोजिट साइड से पिलो सर पर ज्यादा लगाना है ताकि इधर मुड़े, तो उसको पिलो कीप करना है। तिर्यक तड़ासन, तड़ासन ये हुआ ना,
अब मेरा रीढ़ की हड्डी इधर और डाउन है, तो हमको तिर्यक इधर करना है ताकि रीढ़ की हड्डी इधर होके बैलेंस होने लगे, तो इसको तिर्यक तड़ासन बोलते हैं। तो ये जो है ऊर्ध्व हस्तासन भी करेंगे और साइडवर्ड जाएंगे तो भी वो काम करेगा। तो तिर्यक तड़ासन इसमें करना है। और बीम हैंगिंग इसमें भी फायदेमंद है। जब सीधा लटकेंगे तो किधर भी मुड़ा हुआ है वो सीधा हो जाएगा। जब भार पड़ती है जीवन में तो अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, नॉक नीज, फ्लैट फुट, ये राउंड शोल्डर, बो लेग्स या रिकेट्स जो हुआ। और उसके बाद फिर स्पाइनल कर्वेचर 3, कौन कौन सा? किफोसिस, लोडोसिस, कोलिसिस, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट नीचे, अब आगे वीमेन में, ये दोनों के लिए था। अब वीमेन के लिए है स्पेशल कंसिडरेशन। देखिए खेल में वीमेन भी आना चाहती हैं तो कुछ फिजिकल लिमिटेशन है, क्योंकि बॉडी का जो मसल वेट होता है ना, मसल वेट वो मेल का ज्यादा होता है, फीमेल का थोड़ा कम होता है। और साथ ही साथ कुछ कुछ और परेशानियां हैं जो है स्पेशल करने के। मिनार्क कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो 12 से 13-14 ईयर्स तक स्टार्ट हो जाता है। अगर 14 के बाद 15-16 तक स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी एक आगे टर्म है जो मैं आगे बताऊंगा अभी। मिनार्क यानी बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन या डिसऑर्डर, डायफंक्शन या डिसऑर्डर। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का मतलब होता है नॉट ऑन टाइम, यानी कि नहीं हो रहा है टाइम पर, जो उसका ड्यूरेशन है उसमें नहीं हो रहा है, या अप एंड डाउन है, बहुत जल्दी हो रहा है, तो दोनों को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में लिया जाता है। इसके चलते फीमेल को बहुत परेशानी होती है, फीमेल एथलीट्स को, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को। इसलिए इस पे वो अध्ययन किया जाता है कि भाई इसको जानना चाहिए सबको। फीमेल एथलीट ट्रायड, फीमेल एथलीट, यहाँ एथलीट बहुत लार्ज टर्म में है, बिग टर्म में है। इसका एथलीट एथलॉन से बना, कंपटीटर, यानी कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन भाग लेने वाले फीमेल का को एथलीट कहा है, फीमेल एथलीट। फीमेल एथलीट ट्राइड नाम से ही गया 3, ट्राइपॉड में कितने पैर होते हैं? तो 3, तो ट्राई यानी 3, तो ट्राइड। क्या क्या? तो ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? फीमेल लोग अधिकतर क्या है ना कि घर परिवार इधर उधर पे ज्यादा ध्यान, अपने पर थोड़ा कम ध्यान, सब नहीं लेकिन अधिकतर। तो जो लोग ऐसे होते हैं उनका कैल्शियम बॉडी में कम हो जाता है, फास्फोरस, डाइट अच्छा नहीं लेती है, तो वीकनिंग ऑफ बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर क्या है, एथलीट अगर जंप ली तो हड्डी अपने आप स्ट्रेस क्रैक हो सकता है, अपने ही स्ट्रेस से क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान देना होगा। इसको आप जरूर लिखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो वीकनिंग ऑफ बोन्स है, ये फीमेल को अपने ऊपर नहीं ध्यान देने के इम्प्रॉपर डाइट के कारण होता है। इसका इलाज यही है कि आप प्रॉपर डाइट लीजिए और ठीक से एक्सरसाइज करते रहिए, बैलेंस्ड एक्सरसाइज कीजिए। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नुकसानदेह होता है, तो बैलेंस्ड एक्सरसाइज लिखिएगा। एमिनोरिया, ये जो एमिनोरिया है इसमें ही क्या होता है कि पीरियड्स जो है या तो स्टार्ट नहीं हुए 15-16 साल तक, या तो स्टार्ट तो हुए थे लेकिन 3 मंथ्स या उससे ज्यादा, 2 मंथ्स या उससे ज्यादा है वो रुक गए हैं, तो उसको एमिनोरिया कहा जाता है, एमिनोरिया। और इसके बाद जो है ईटिंग डिसऑर्डर 2 है, ब्यूलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्स दोनों में देखिए ईटिंग डिसऑर्डर होता क्यों है, अगर किसी को मेजर कॉज क्या है दोनों में लिखिएगा तो सही है। मेजर कॉज है अपने बारे में सेल्फ एस्टीम की कमी और सेल्फ बॉडी इमेज, बैड सेल्फ बॉडी इमेज। हमारा बॉडी इमेज खराब बन रहा है अपने आप में कि अरे यार मेरा बॉडी तो बहुत लेथार्जिक हो गया है, मोटा हो रहा हूं मैं, इवन दुबले भी हो रहे हैं तो भी आपके अंदर भावना खराब भरी हुई है। देखिए हर आदमी का बॉडी स्टाइल अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। आपको बेहतर होने के लिए सोचना खराब नहीं है, लेकिन अपने आप में हम खराब हैं ये सोचना खराब है। जिस तरह मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, ये सोचना खराब नहीं है, सिर्फ मैं ही अच्छा हूं ये सोचना खराब है। जस्ट उसका अपोजिट, मैं बेहतर होऊंगा, मेरे में भी कुछ कमी है ये सोचना खराब नहीं है, मेरे ही में कमी क्यों है ये सोचना खराब है। तो निगेटिव भी एक्सट्रीम खराब है, पॉजिटिव भी एक्सट्रीम खराब है। कुछ लोग अपने ही से बहुत ज्यादा अपनी बड़ाई से भरे रहते हैं, जब मौका मिलता अपनी बड़ाई करते हैं, कुछ लोग अपनी बुराई करते रहते हैं, दोनों गलत है। बैलेंस्ड रहिए, जहां जरूरत पड़े अपने बारे में अपने पॉजिटिव भी रखिए, जहां जरूरत पड़ी वहां ये भी बोले कि हाँ 1-2 कमियां हैं, इसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो ईटिंग डिसऑर्डर में कारण ये सब हो गया। कारण कुछ है एडिक्शन भी, जैसे आप कुछ नशा उल्टा सीधा करने लगे तो वो भी आपके कारण में इसका, तो आप कारण में लिखिएगा। जेनेटिक भी इसका कारण है, कुछ कुछ लोग जन्म से ही इस तरह के होते हैं जो कि हमेशा जो है ज़्यादा खा लेते हैं, फिर पश्चाताप में भर जाते हैं, फिर इंड्यूस वोमिटिंग कर देते हैं।
तो वो सारे इसमें आते हैं। मेन एंड दो दो जो लिखा हुआ है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इसका अंतर समझ लीजिए। एनोरेक्सिया में क्या है, यहाँ पर पर्जिंग नहीं है, यानी कि जबरदस्ती उल्टी करने का नहीं है। यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज के द्वारा या कुछ दवाई के द्वारा दुबले होने का है, यानी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके, डाइटिंग करके या कोई भी दवा खा के दुबला होना चाहता है। इस तरह के लोग भी खतरनाक हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए खतरनाक है। आप बहुत कम खा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे, 10 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। बैलेंस रहना, बैलेंस से थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हर कोई है ना, मैं बैलेंस्ड हूं ना आप पूरे बैलेंस है, हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे है। ज्यादा इधर उधर चल जाना, वहां गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो बुलिमिया नर्वोसा में कारण तो सबका एक ही जैसा लिखना है आपको। बुलिमिया नर्वोसा में आपको लिखना है कि इसमें भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अलग अलग आ गया तो भी कॉज एक ही जैसा रहेगा, लगभग कॉज एक ही जैसा, लेकिन आपको जो है, जो इसके लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो थोड़े अलग है। तो इसमें लिखना है आपका एक्सेसिव एक्सरसाइज, हेवी डाइटिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डाइटिंग एंड ल्यूरेटिक्स या मेडिकेशन, रॉन्ग मेडिकेशन लेने लगता है दुबले होने के लिए। और इसमें लिखना है बुलिमिया नर्वोसा में ये सब के अलावा, माने डाइटिंग के अलावा एक्सेसिव एक्सरसाइज का इंड्यूस्ड वोमिटिंग, यानी खा लिए फिर पश्चाताप से भर गए, खा लिए अब तो फैट हो जाएगा और वोमिटिंग के लिए ज्यादा खतरनाक है। यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा से भी ज्यादा खतरनाक है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, बुलिमिया यानी कि इसको ऐसे देखिए, ब्लेम हमेशा अपने आप को देते रहना, बुलिमिया मेरे ऊपर ही ब्लेम, कि हम हमेशा गलत कर रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको तो किसी भी तरह खा लिए, गलत कर लिए, ये ज़्यादा एक्सेसिव हो गया। कॉजेज फिर से हम बताते रहे, जेनेटिक लिखे, मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने से भी इस तरह का डिसऑर्डर हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ सम एडिक्शन, कुछ ऐसा नशा करने लगे कि इसके कारण इस तरह की बीमारी पकड़ सकती है। और पुअर सेल्फ इमेज, खराब सेल्फ इमेज के कारण भी ऐसा होता है। तो जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि मैं पूरा सिलेबस बोल देता हूँ, ताकि क्वेश्चन किधर से भी घुमाए फिराए ये सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। तो यही सिलेबस था सेकंड चैप्टर का। आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे अगर कुछ और कंसेप्ट, इससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो किसी भी सैम्पल पेपर में है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे वहाँ पर चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके या व्हाट्सएप नंबर अपना डाल दिए साथ में, तो मैं वहाँ भी समझा दूंगा, क्योंकि चैनल पर हर कुछ का वीडियो बनाना संभव नहीं है। पर्सनली किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं वहाँ पर हमेशा तैयार हूँ, डे एंड नाइट आप लोग के लिए 24/7। थोड़ा सा लेट कभी लग सकता है, दूसरे भी काम रहते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूँगा 24 आवर्स में। सभी को साथ बने रहने बहुत बहुत धन्यवाद।